हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सेट्स का टॉपिक, सेट्स के ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें पूरे का पूरा कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, तो आई थॉट कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट भी करवा देनी चाहिए, एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द सेट्स। ठीक है, अब मैं आपके लिए, देखिए, एक तो मैंने प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके लिए ऑलरेडी चला रखी है अपने चैनल पे, जो थ्रू आउट द सिलेबस रहेगी पीजीटी मैथ्स की। ठीक है, और उसके अलावा मैं जितने भी टॉपिक आपको करवाती जाऊंगी ना, तो उसके साथ मैं आपके लिए 1 या 2 प्रैक्टिस सेट उसमें ज़रूर डालती जाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि जितना कंटेंट आपने पढ़ा है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें उसको कैसे यूज़ किया जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये इस टाइम किसके ऊपर है? सेट्स के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ठीक है, ए और बी कैसे गिवन है? एक्स की सबसेट्स हैं। देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू। कहता है तो आपके इसकी वैल्यू क्या कितनी होगी? ए यूनियन बी होगी, ए इंटरसेक्शन बी होगी, ए होगी या बी होगी? ये आपको गिवन क्या क्या हो गया? ए और बी कैसे हैं? सबसेट हैं। ए सबसेट है एक्स का, बी सबसेट है एक्स का, ये गिवन हो गया ना। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी की। ठीक है, अब आपने पूरे का पूरा सेट पढ़ लिया है। ठीक है, जिस किसी ने भी अगर मान लीजिए वो सेट्स का कंसेप्ट ना देखा हो ना, तो वो 3 लेक्चर्स मेरे चैनल की पीजीटी मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे कि ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ, अब क्वेश्चन में उन्हें यूज़ कैसे करना है वो बता रही हूँ आपको। देखिए, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, किसी भी सेट में से अगर हम होल सेट में से किसी भी सेट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो क्या बन जाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक और लॉ पढ़ा था, लॉज में पढ़ा था हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हमने कहा था कि यूनियन हो तो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किसके ऊपर करते हैं? जो बाहर वाला होता है। अंदर वाला साइन क्या रहता है? हमेशा सेम रहने वाला है। क्लियर? तो ये देखिए, अब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप यूनियन के ऊपर, ए यूनियन बी, ये इधर आ जाएगा, और बी डैश यूनियन बी। आई होप आप सबको ये पता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन, अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है, हमने उसे अप्लाई कर दिया। अब आप एक बात बताइए, कोई भी सेट है, अगर आप उसका उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब आप क्या लेंगे? यूनियन लेंगे, तो वो सेट क्या बन जाएगा आपका? करके देख लेते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेट है एक्स। एक्स क्यों लिया? क्योंकि बी किस में कंटेंट है? एक्स में। ठीक है, ये बी ले लिया मैंने। अब बी ये हो गया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सारा शेडेड पार्ट है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इस बी ये अंदर वाला है, बी के साथ बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं यूनियन ले दूं तो क्या बन गया? टोटल आ गया। टोटल किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, अब देखिए, x में a भी कंटेंड है और x में b भी कंटेंड है, तो a यूनियन b भी किस में कंटेंड है? x में कंटेंड है। यानी कि a यूनियन b x से कहीं ना कहीं छोटा है, और इंटरसेक्शन में हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम हमेशा क्या लेते हैं? छोटे वाला। ठीक है, जब 2 सेट्स की हमें इंटरसेक्शन लेनी हो तो आप उसमें देख लीजिए कि कौन सा छोटा है, तो a यूनियन b आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि x तो इन सबका बड़ा सेट है ना, a और b x में कंटेंड है, तो a यूनियन b आ गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। आई होप आपको डिसजॉइंट सेट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ए एंड बी कि मैंने बताया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी, अगर वो डिसजॉइंट सेट है। कहता है देन ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अब आपके पास गिवन तो ये है, ठीक है, कि वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज कि इनकी इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। अब आपको बतानी क्या है? इसकी वैल्यू बतानी है कि ए की इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी के साथ कितनी होगी। ठीक है, तो जो अब हमें निकालना है हम उसको लिख लेते हैं। क्लियर? देखिए, तो कितना हो जाएगा? अब फिर से इसमें क्या लगा दें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ लिखा था ये यूनियन के लिए था ना बाहर, और अंदर इंटरसेक्शन। अगर इंटरचेंज कर दें तब भी ये होल्ड करता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर?
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए के इंटरसेक्शन ए डैश के साथ अगर एक सेट बना लिया मैंने, ठीक है, ये ए है, उसकी इंटरसेक्शन लेनी है मुझे ए डैश के साथ। ए डैश क्या हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट, शेडेड पार्ट। क्या ए और ए डैश में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहती है? एम्प्टी। ठीक है, आप याद भी रख सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझ भी सकते हैं। फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फाई की यूनियन किसके साथ आ गई? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, गिवन क्या था आपको? ए इंटरसेक्शन बी कैसा था? एम्प्टी था, तो फाई की यूनियन आ गई फाई के साथ, इसकी जगह पुट कर दें एम्प्टी। अगर दो एम्प्टी सेट्स की यूनियन लेंगे तो अगेन क्या मिलेगा आपको? एक एम्प्टी सेट। तो देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ 1 2, ध्यान से देखिएगा, वेयर पी डिनोट्स द पावर सेट, यानी कि आपके पास एक ऐसा सेट है जो पावर सेट है एलिमेंट्स 1 2 का। पूछा आपसे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है अगर ऐसा है तो आप बताइए कि इन चार ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा, कि क्या 1 2 कंटेन्ड होगा, 1 बिलोंग करेगा ए से, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए एंड 1 2 बिलोंग्स टू ए। देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लिख लेना है? पावर सेट लिख लेना है। ठीक है, पावर सेट किसका है? 1 2 का। हमेशा याद रखिएगा, देखिए जो एम्प्टी सेट होता है ना वो हर किसी में कंटेन्ड होता है। जब भी आप पावर सेट लिखेंगे ना, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताती हूँ, जब भी आप पावर सेट लिखेंगे तो सबसे पहले तो उसमें एक एलिमेंट डाल देना, वो क्या होगा? 5। ठीक है, उसके बाद मान लो आपके पास ए बी दो है ना, ठीक है, तो आप उसमें पहले इनको सिंगल सिंगल, एक तो आपने 5 डाल दिया, मान लो मैं इसका पावर सेट लिख रही हूँ, एक तो आपने क्या डाल दिया? 5, एक आप इसका क्या डालेंगे? सिंगलटन सेट ए, एक इसका डालेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा? इन दोनों का एक सेट। ठीक है, एक एलिमेंट, ये सिंगलटन और ये फिर आप इनका कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, अब आप एक और बात ध्यान से सुनिए, ये जो चार एलिमेंट्स आए हैं पावर सेट में, जो ये चार सबसेट्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? बेसिकली सबसेट्स है ना। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इससे बिलोंग करते हैं। क्लियर? पावर सेट से क्या करते होते हैं? बिलोंग करते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट था जो ब्रीफ में मैं वहां बता चुकी थी, थोड़ा सा और बता दिया आपको। देखिए, a इज इक्वल टू पी 1/2, अगर हम इसका पावर सेट लिख लें, किसका? 1 2 का, तो कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू पी 1 2। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा 5 तो आपको डालना ही डालना है। अब जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इसमें, तो सबसे पहले उनका सिंगलटन डाल लीजिए। ठीक है, और फिर उनका पेयर ले लीजिए। क्लियर? ठीक है, बस ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपको क्वेश्चन आ गया, अगर यही नहीं आता तो आपको क्वेश्चन नहीं आता। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम सबसेट्स डालते हैं, चाहे M5 हो, 1 सिंगलटन 2, ये सभी सेट्स क्या करते हैं? पावर सेट से, इस पावर सेट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो आइए अब हम चेक करते हैं। पहले तो कहता है कि 1 2 कंटेन्ड है, कंटेनमेंट नहीं होती, वो क्या होती है? बिलोंग करते हैं ये इस पावर सेट से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब 1 बिलोंग करता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है? सिंगलटन सेट है, और ये क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट नहीं आता पावर सेट में, क्या आता है? सिंगलटन सेट आता है। तो दैट मीन्स कि ये भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, अब 5 तो बिलोंग करता है, 5 तो हर हाल में पावर सेट में होगा ही होगा, और ये कहता है कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट चेक कीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बिल्कुल ठीक है? 1 2 बिलोंग कर रहा है ना, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी आपके पास क्या है? 2 सेट्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, a माइनस बी किसके इक्वल है? b माइनस ए के, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, देखिए मैंने आपको ना a माइनस बी और b माइनस ए बहुत अच्छे से समझाया था। जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं ना, सेट्स के तीनों लेक्चर्स देख लिए, उसको याद भी हो गया होगा। a माइनस बी जो a में तो है और जो b में नहीं है, और b माइनस ए होता है जो b में तो है और जो a में नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जब हम दो सेट्स का डिफरेंस या उनकी सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो हम कहते हैं a माइनस बी क्या है? जो a में तो है और b में नहीं है, और b माइनस ए जो b में तो है और जो a में नहीं है। ठीक है, तो कहता है एक a और b 2 सेट हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक जनरल बात कर लूँ, मान लो हम ये वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं।
अगर मैं इसका a माइनस बी ड्रॉ कर लूँ, ये सेट a ले लिया, ये सेट b ले लिया। अब a माइनस बी का मतलब आपको पता है कि जो a में तो है और b में नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ये a में है, बिल्कुल है, बट ये b में भी है, बट हमें पार्ट कौन सा लेना है, जो a में तो है और b में नहीं है। इसी तरह से b माइनस से ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या हो गया b माइनस है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ही कहता है इक्वल हैं, कब, अगर a एम्प्टी हो जाए तो दैट मीन्स ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता। अगर a एम्प्टी हो गया तो फिर तो क्या रह गया, सिर्फ b भी रह गया, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। a की इंटरसेक्शन b के साथ क्या हो जाए, एम्प्टी। अगर a की इंटरसेक्शन b के साथ एम्प्टी कर दी, यानी कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो a माइनस बी और b माइनस ए के अलग अलग इक्वल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो, a भी यही है और b भी यही है, तो दैट मीन्स जो a में है जो b में नहीं है, या जो b में है जो a में नहीं है, ये इक्वल कब होंगे, एक ही केस में हो सकते हैं, जब a और b आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये चीज़ ना आपको समझ तो आ गई होगी, बट आप याद भी रखना, ताकि वहाँ पे आपको इतना सारा करके ना देखना पड़े। कुछ रिजल्ट्स को है ना हमेशा लर्न भी कर लेना चाहिए, हमें प्रूव करने आने चाहिए, दैट्स वेरी गुड, बट कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि अगर हम कहते हैं दो सेट्स का डिफरेंस a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है, दैट मीन्स वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, और वो केस क्या है कि दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन का 20% किससे ट्रेवल करती है, बाय कार, 50% ट्रेवल करती है बाय बस, और 10% ट्रेवल करती है बाय बोथ कार एंड बस। देन पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार और बस इज। देखिए अब गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लें। सबसे पहले तो जो कार से ट्रेवल कर रहे हैं वो कितने हैं, 20%। आप डायरेक्ट 20 लिख लीजिए, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में गिवन है, आंसर डायरेक्ट आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा हम उसको परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, एन ऑफ बी, बस से कितने ट्रेवल कर रहे हैं, 50%, 50 ले लें। 10% बाय बोथ, जब भी बोथ गिवन होता है ये क्या होती है, उन दोनों की इंटरसेक्शन, तो कितना है, 10। देन पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय कार और बस, ठीक है, कार या बस से, यानी कि आपको और मिल जाए तो आपको निकालना क्या है, यूनियन। ठीक है, यूनियन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, NC प्लस NB माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 प्लस 50 माइनस 10, दैट इज 70 माइनस 10 कितना हो गया, 60। बट आंसर देते टाइम याद रखिएगा सब कुछ गिवन किस में था, परसेंटेज में, तो आपके पास ये कितनी हो जाएगी, 60%। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज अ नल सेट। देखो कहता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का क्लास है एक, उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट क्या होगा, नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, या नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। आप ना एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पे बताया इंटेलिजेंट स्टूडेंट मतलब कि 60% से अपर वालों को वो मान रहा है, 70% से अपर वालों को 80% या 90%, कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो हमें कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन तो दी ही नहीं है, तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं कि क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, या फिर उनकी इंटेलिजेंसी किस लेवल पे काउंट की जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता। तो ये वाले जो 3 ऑप्शन है ना, जब आपको कुछ पता ही ना हो तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, नल सेट। आप कैसे कह दोगे कि वो नल सेट है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट या नंबर ऑफ लो मतलब कम इंटेलिजेंट कितने, आपको कुछ नहीं पता। ना ही आप सिंगलटन कह सकते, ना ही आप फाइनाइट सेट कह सकते, आपको तो क्लास ही नहीं गिवन कि 100 स्टूडेंट की है, 1000 की है, 2000 की, आपको कुछ गिवन नहीं है। तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो सिर्फ आप उसको ध्यान से सोचिए, आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज। कहता है कि मान लीजिए सेट्स ए और बी किस तरह से डिफाइन किए जा रहे हैं। एक सेट है ए जिसमें एक्स वाई आर है, सच दैट एक रिलेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू 1/x, x कैसा है, नॉन जीरो है और बिलोंग किसको करता है, रियल नंबर्स को। ठीक है, बी अनदर सेट आपके पास गिवन है, उसमें भी क्या आ रहा है, एक्स वाई, उसका भी रिलेशन गिवन है कि y इस सेट में कैसा है, -x के इक्वल है, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। देन आपसे पूछा क्या है, ये जो दो सेट्स गिवन है ना आपके
आपके पास इनकी इंटरसेक्शन, कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी पढ़ के आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि आपको बेसिकली फाइंड आउट वाले पोर्शन में निकालना क्या है। ये जो दो सेट्स गिवन है ना, इनकी क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालनी है, दैट मीन्स कि इनका कुछ ना कुछ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट्स के बीच में कुछ कॉमन पार्ट होता है ना। ठीक है, तो एक की कंडीशन क्या करेगी, दूसरे को सेटिस्फाई। जो दो कंडीशंस आपके पास गिवन है ना, आप वो लिख लीजिए। ठीक है, तो एक की वैल्यू उठा के, मान लीजिए ये वैल्यू उठाई और मैंने इसमें पुट कर दी, तो कितना आ गया, y की जगह पे क्या लिख दिया, -x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तभी निकल सकती है जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन होगा। एक सेट की जो कंडीशन है वो दूसरा सेट भी क्या करता होगा, कुछ पार्ट के लिए सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो दैट इज कि -x² किसके इक्वल हो गया, 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, तो x² किसके इक्वल हो गया, -1 के, -1 हो गया ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या कोई भी x किस में थे, दोनों ही रियल नंबर में थे। ठीक है, क्या कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसका हम स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव आ जाए, नहीं। इवन हम किसी का नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है ना। लाइक हमने -5 का स्क्वायर किया तो हमें पॉजिटिव मिल जाता है। बट कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती कि हम किसी चीज़ का स्क्वायर करें और हमें क्या मिल जाए, नेगेटिव। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये x² = -1 जो आपके पास आया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि विच डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि दिस डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू ऑफ x, यानी कि इनमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं है x की। ठीक है, अब आपकी तो सब कुछ रियल के ऊपर ही बात हो रहा था ना, तो यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दोनों की इंटरसेक्शन कैसी हो गई, एम्प्टी। ठीक है, विच डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, यहाँ से ये ज़रूर हो सकता है कि इस तरह से होता तो हम ये √(-1) बन जाता और दैट इज इक्वल टू आटा, और ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक अलग केस था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। आपको बता रही हूँ कि अगर ये सिर्फ रियल के ऊपर बात की गई है कि इसलिए इसके इंटरसेक्शन क्या आ गई है, एम्प्टी, क्योंकि रियल में ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लो यहाँ ऑप्शन कुछ और गिवन होता कि रियल ना होके कॉम्प्लेक्स हो जाता, तब वहाँ एग्जिस्ट कर जाता। ठीक है, तो इस टाइम पे रियल के केस में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये था आपके पास सेट्स के टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 भी लाऊंगी। अगर आप मुझसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को बहुत हेल्प मिल सके। आई नो कि पीजीटी मैथमेटिक्स को लेके बच्चों के माइंड में ना बहुत ज़्यादा र्यूमर्स रहते हैं कि पता नहीं क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व होंगे। तो ये सब आपके लिए एक आंसर है उन चीज़ों का जो भी आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।